Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में आज के सेशन में हम एलिगेशन का रूल डिस्कस करेंगे। ये रूल ऑफ एलिगेशन जो है वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस में यूज होता है और स्पेसिफिक इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर वो मीट करते हैं तो आप रूल ऑफ एलिगेशन बड़े आराम से लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए आज इस प्रॉब्लम का हम पूरा डिटेल में समझते हैं। अब हम वेटेड एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। वेटेड एवरेज के बारे में हम क्या जानते हैं कि वेटेड एवरेज तब यूज करते हैं जब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस जो है इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मतलब उनके अलग अलग वेटेजेस होते हैं। और अगर अलग अलग वेटेजेस है तो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं वेटेड एवरेज के लिए? हर ऑब्जर्वेशन को A1, A2, A3 एक्सेट्रा को हम कॉरेस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, W1, W2 वगैरह से मल्टीप्लाई करते हैं और इन सब प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में वेट्स के सम को डाल देते हैं। राइट, दैट्स द फॉर्मूला फॉर वेटेड एवरेज। और अगर आप देखेंगे स्क्रीन में मैंने दो ऑब्जर्वेशंस के लिए दिखाया है आपको वेटेड एवरेज। तो एलिगेशन प्रॉब्लम में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एलिगेशन आप तब लगा सकते हैं जब दो चीजों का वेटेड एवरेज कैलकुलेट हो रहा है। और मोर इंपॉर्टेंटली पहले हम एलिगेशन के रूल को समझते हैं, फिर हम उसके कंडीशंस को समझेंगे। तो एलिगेशन समझने के लिए बेसिकली वेटेड एवरेज के फॉर्मूला को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले स्टेप में जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे W1 प्लस W2 को यहाँ AW से मल्टीप्लाई करेंगे LHS में, तो आपको रिजल्ट मिलेगा AW इंटू W1 प्लस AW इंटू W2 इज इक्वल टू न्यूमरेटर आ जाएगा A1 W1 प्लस A2 W2, है ना। फिर अगले स्टेप में हम W1 के टर्म्स को एक तरफ LHS में और W2 के टर्म्स को RHS में रखेंगे। तो अगर हम W1 के टर्म्स को LHS में लेके आएंगे तो यहाँ पे A1 W1 जो है LHS में आ जाएगा और A2 W2 जो है RHS में चला जाएगा। राइट, सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट AW इंटू W1 माइनस A1 इंटू W1 इज इक्वल टू A2 इंटू W2 माइनस AW इंटू W2, है ना। तो जाहिर सी बात है अगले स्टेप में हम LHS में W1 कॉमन लेंगे और RHS में W2 कॉमन लेंगे और इस टाइप का एक एक्सप्रेशन बन जाता है। और इस पूरे जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इस पूरे चीज का पर्पस ये है कि हम W1 और W2 को फिर फाइनली अलग कर दें। तो W2 को हम LHS में ले आएंगे और ब्रैकेट को हम RHS में ले जाएंगे, which means you will get a result like this. W1 upon W2 is equal to A2 minus AW upon AW minus A1, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूला का मतलब क्या है? इस फॉर्मूला का मतलब यह है कि अगर आप दो चीजों को एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो उनके इंपॉर्टेंस है, मतलब जो उनका वेटेज है, उसका जो रेशियो होगा वो डिटरमिन करेगा कि रिजल्टेंट एवरेज AW A1 से कितना दूर है और A2 से कितना दूर है ना। इनफैक्ट अगर मैं एग्जैक्ट टर्म्स में बोलूं तो यहाँ पे न्यूमरेटर में W1 है LHS में और RHS में न्यूमरेटर है A2 माइनस A1, सॉरी A2 माइनस AW। मतलब दूसरी क्वांटिटी का जो, दूसरे ऑब्जर्वेशन का जो वेट है वो डिटरमिन करता है कि पहला ऑब्जर्वेशन एवरेज से कितना दूर है, एंड वाइस वर्सा पहले ऑब्जर्वेशन का वेट जो है वो डिटरमिन करता है कि दूसरा ऑब्जर्वेशन एवरेज से कितना दूर है, या एवरेज जो है दूसरे ऑब्जर्वेशन से कितना दूर है। तो लगभग कहने का मतलब है कि ये बताता है कि वेटेड एवरेज के सिनारियो में वेट्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस से। क्या डिस्टेंस है ये? कि एवरेज जो है दोनों इनिशियल ऑब्जर्वेशन से कितना दूर है।
राइट। और इसको समझने के लिए आप बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मेरे दो सब्जेक्ट्स ही हैं, इंग्लिश और मैथ्स, है ना, तो अगर मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 40 और अगर मेरे मैथ्स में मार्क्स आए हैं 60 और दोनों इक्वल वेटेज का था पेपर में, मतलब दोनों जो है 100 मार्क्स के अगर पेपर होते, तो आप बड़े आराम से कह सकते थे कि वेटेड इसमें एवरेज मेरा आ जाएगा 40 + 60/2 विच इज 50। और आप देखेंगे कि ये 50 जो है बिल्कुल बीचों बीच आता है 40 और 50 के, है ना, बिल्कुल बीचों बीच है। मतलब 50 जो है 40 से भी उतना ही दूर है जितना 60 से है, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, 10 इक्वल है ना। तो ये होता है सिनारियो किसी सिंपल एवरेज के सिनारियो में। बट अगर सिनारियो वेटेड एवरेज का कंसिडर करें तो ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, A1 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम AW, वो डिटरमिन करता है, ये वाला जो डिस्टेंस है A1 का AW से, वो डिटरमिन क्या करता है, कौन करता है, वो डिटरमिन करता है दूसरी क्वांटिटी का वेट, है ना। तो बेसिकली वेट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दीज डिस्टेंसेस। ये एक कंक्लूजन आपको ड्रॉ करने को मिलेगा, राइट। और इस कंक्लूजन को हम यूज कैसे करें, तो इस मेथड को, ये फॉर्मूला ही रूल ऑफ एलिगेशन का जेनेसिस है, जो रूल ऑफ एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट इसको फॉर्मूला की तरह याद नहीं करना है, राइट। ये मैंने आपको 2 मिनट लगा के समझा दिया है, बट इसको याद आपको ऐसे करना है कि एलिगेशन सबसे पहले यूज कब करेंगे, जब दोनों इनिशियल वैल्यूज जिनका एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो दोनों पता हो और रिजल्टेंट एवरेज भी पता हो, है ना। तो इस सिनारियो में आप एलिगेशन का रूल यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो पहले स्टेप में जैसे हमने अभी सिंपल एवरेज में मैंने आपको बना के दिखाया था, बिल्कुल उसी तरीके से आप एक ट्रायंगल शेप में लिखेंगे A1, A2 और AW को, है ना। तो मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा दिया, A1 ऑन द लेफ्ट, A2 ऑन द राइट और AW इन दोनों के बीच में थोड़ा सा नीचे करके आप लिख देंगे और एक ट्रायंगल शेप बना रहे हैं। और याद रखिए मैंने दो यहाँ पे एरोज दिखाए हैं, एक एरो जो है वेटेड एवरेज की तरफ पॉइंट करेगा और एक जो है एवरेज के अगेंस्ट पॉइंट करेगा, अवे पॉइंट करेगा, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरो ये बताता है कि या तो A1 से AW में इंक्रीज हो रहा है या A1 टू AW में एक डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है A1 टू AW तो AW टू A2 इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है A1 टू AW तो AW से A2 में भी डिक्रीज होगा। तो ये एरोज ये बताते हैं कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। अगर एरो जो है इंक्रीज के अलॉन्ग चल रहा है तो दूसरा एरो भी इंक्रीज के अलॉन्ग चलना चाहिए, राइट। इसलिए हमेशा एरो इसी ढंग से बनाएंगे हम। चलिए, तो पहले स्टेप में आपने ये ट्रायंगल बना दिया, दूसरे स्टेप में आप इन दोनों एरोस के अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं सामने और पीछे, उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट इंपॉर्टेंट बात है कि सब्ट्रैक्ट करके एरो के ऑपोजिट साइड में लिखेंगे, मतलब लेफ्ट वाले एरो के वैल्यूज अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप राइट वाले साइड में इसको लिखोगे। अगर आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला एरो A1 और AW के बीच में है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके A1 - AW हम लिखेंगे RHS में, राइट साइड में। और दूसरा जो एरो राइट साइड में है वो AW - A2 है, उसका हम डिफरेंस लिखेंगे लेफ्ट साइड में, है ना। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एरो जो हम बना रहे हैं, अगर हम एरो सही से बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरो का कन्वेंशन दोनों सब्ट्रैक्शन के केस में सेम होना चाहिए, है ना। तो अगर मैंने पहले एरो लेफ्ट वाले एरो के लिए सब्ट्रैक्ट किया है मैंने A1 - AW, मतलब एरो के बैक साइड माइनस एरो का फ्रंट साइड सब्ट्रैक्ट किया है, तो दूसरे एरो के लिए भी सेम सेंस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम सीक्वेंस ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करोगे। तो बैक माइनस फ्रंट ही करना, मतलब AW - A2 करोगे आप दूसरे एरो के लिए। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऑपोजिट साइड्स में लिखने के बाद इसका एक रेशियो आप बना लेंगे और आप कहेंगे कि ये रेशियो जो बन रहा है वो वेट्स के रेशियो के इक्वल होगा, है ना। तो दिस रेशियो, तो हमने सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यूज लिखे उन दोनों को एक रेशियो में डालेंगे और इक्वेट कर देंगे इसको इक्वल टू W1:W2, है ना। और इस मेथड को कहते हैं हम रूल ऑफ एलिगेशन, क्योंकि याद रखिए A1, A2, AW दिया हुआ है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा रेशियो फॉर्म में निकल करके आ जाएगा और राइट साइड में W1 और W2 या तो डायरेक्टली रेशियो फॉर्म में पूछा जाएगा क्वेश्चन में, या W1 और W2 में से एक का हिंट आपको प्रॉब्लम में दिया होगा, है ना। तो ये होता है रूल ऑफ एलिगेशन। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूं। देखिए, एक आदमी है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे अ मैन बॉट 2 वैरायटीज ऑफ राइस, 2 चावल की वैरायटीज खरीद रहा है, एक सस्ता थोड़ा सा जो 50 रुपीज पर केजी है और एक थोड़ा सा महंगा जो 80 रुपीज पर केजी है, और इन दोनों को खरीद के वो मिक्स कर देता है और फिर
उसको ये समझ में आता है कैलकुलेशन करके कि भाई मैंने जो चावल खरीदा है मैंने ओवरऑल जो है 60 रुपए पर किलो खर्च किया है ना, क्योंकि कुछ मैंने सस्ता खरीदा, कुछ थोड़ा महंगा किया है, तो इन दोनों के बीच में ही आएगा मेरा रिजल्टेंट एवरेज प्राइस, जो आ रहा है इस केस में 60, है ना। तो आपको दिख रहा है कि मैंने दोनों वैरायटीज और रिजल्टेंट एवरेज तीनों जो है दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, है ना। तो इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप में इन तीनों को एक ट्रायंगल शेप में लिखना है मुझे, जो हम एलिगेशन के रूल से समझ गए थे कि ट्रायंगल बनाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, रेशियो में डाल देंगे। सो फर्स्ट स्टेप में ट्रायंगल बना लेते हैं, 50, 80 और 60, है ना। 60 रिजल्टेंट को नीचे लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो पहले लेफ्ट वाले एरो को सबट्रैक्ट करते हैं, 60 माइनस 50 को आरएचएस में लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, फिर दूसरे एरो को सबट्रैक्ट करेंगे। अब हमने क्योंकि 60 माइनस 50 किया है, फ्रंट माइनस बैक किया है, तो दूसरे एरो के लिए भी फ्रंट माइनस बैक करेंगे, 80 माइनस 60 को लेफ्ट साइड में लिख देंगे। इन दोनों का रेशियो बनाएंगे फिर, और बोलेंगे कि भाई रेशियो क्या आ रहा है, 20:10, मतलब 2:1। तो ये रेशियो होगा रेशियो ऑफ वेट्स का। और अगर हम कॉस्ट प्राइस को एलिगेट करते हैं, अगर हम कॉस्ट प्राइस का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए वेट्स हमेशा क्वांटिटीज होती हैं, ये हम समझ चुके हैं पहले भी। तो अगर एलिगेशन भी करेंगे तो रिजल्ट जो है रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ही आएगा। सो Q1 और Q2 का रेशियो जो पूछा गया है वो आएगा 2:1, राइट। और आप देख सकते हैं बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाता है बिना इक्वेशन बनाए। एक छोटा सा आपको एरो बनाना है, एरोस बनाने और इस मेथड को अप्लाई करना है। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया। लेट्स यूज दिस मेथड। कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जिसमें ये मेथड लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इन अ क्लास बॉयज की एवरेज वेट दी गई है 55 और गर्ल्स की एवरेज वेट जानी गई है एज 48। तो 55 और 48 एवरेज वेट्स है, और पूरे क्लास का अगर हम एवरेज वेट कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 50 kgs, है ना। तो सवाल पूछना है कि भाई इस क्लास में बॉयज और गर्ल्स का क्या रेशियो है ना। तो इमीडिएटली आपको समझ में आना चाहिए कि बॉयज और गर्ल्स का एवरेज विल बी एवरेज ऑफ एवरेजेस, है ना। बॉयज का भी एवरेज पता है, गर्ल्स का भी एवरेज पता है, और रिजल्टेंट एवरेज भी पता है। तो मुझे पता है रिजल्टेंट निकालने के लिए बॉयज और गर्ल्स को वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया होगा, है ना। तो एलिगेशन हम लगा सकते हैं। पहले एवरेजेस को एक ट्रायंगल शेप में लिख देंगे, 55, 48 और नीचे 50। फिर हम सबट्रैक्ट करेंगे, बैक माइनस फ्रंट किया है हमने लेफ्ट साइड वाले एरो के लिए, तो राइट साइड वाले एरो के लिए भी हम बैक माइनस फ्रंट करेंगे। 50 माइनस 48 आ जाता है 2। तो रेशियो बन रहा है यहाँ पे 2:5, और ये रेशियो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो इस क्लासरूम में 2:5 होगा। क्लियरली ज्यादा गर्ल्स है, बॉयज कम है। और ज्यादा गर्ल्स होने क्यों है, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा होने की वजह से ही एवरेज को अपनी तरफ खींच लेती है वो, है ना। गर्ल्स का एवरेज वेट था 48 और रिजल्टेंट एवरेज वेट जो है 48 के पास है, 55 से दूर है ना। और यही रूल ऑफ एलिगेशन जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी था अरुण बॉट 24 kgs ऑफ शुगर फ्रॉम 2 शॉप्स। टोटल 24 किलो चावल चीनी खरीदी उसने। पहली शॉप में प्राइस था 45, दूसरी शॉप में प्राइस था 60, और नेट प्राइस, परचेस प्राइस भी उसको पता है 50 रुपीज पर केजी। तो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई दूसरी दुकान से उसने कितना चीनी खरीदा है ना। तो एलिगेशन का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों प्राइसेस और रिजल्टेंट एवरेज भी पता है। तो मैं इन तीनों को फर्स्ट स्टेप में ट्रायंगल शेप में लिख दूंगा, 45, 50 और 45, 60 और 50, है ना। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे हम। यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले एरो के लिए अब हम फ्रंट माइनस बैक कर रहे हैं, तो दूसरे वाले एरो के लिए भी फ्रंट माइनस बैक करेंगे। 60 माइनस 50 विच इज 10, और दूसरा है 60 माइनस 45 विच इज 5। तो रेशियो यहां बन के आ रही है 10:5 विच मीन्स 2:1। तो मतलब दोनों दुकानों से जो क्वांटिटी खरीदी गई है उसका रेशियो 2:1 आएगा। और ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं मांगा है, इस क्वेश्चन में मांगा है दूसरी दुकान से कितना क्वांटिटी परचेज हुआ है, मतलब Q2 निकालना है हमें, है ना। तो Q2 निकालने के लिए Q1 और Q2 के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन मुझे पता है। हमें यह पता है कि अरुण ने टोटल चावल खरीदा है 24 किलो, विच मीन्स कि Q1 और Q2 का सम 24 kgs होगा। तो अगर मुझे टोटल पता है 24 किलो और पता है उस 24 किलो में रेशियो है 2:1, तो बड़े आराम से हम पार्ट्स ऑफ अ होल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मेरे वीडियो को देखिए, पार्ट्स ऑफ अ होल का मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसको देखेंगे और समझ जाएंगे कि ये मेथड कैसे यूज करते हैं। और तो पार्ट्स ऑफ अ होल अगर अप्लाई करते हैं तो हम बोलेंगे सेकेंड क्वांटिटी के अगेंस्ट रेशियो में नंबर आ रहा है 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल पार्ट्स यहाँ पे है 3, तो 1/3 बन रहा है पार्ट्स ऑफ अ होल। तो 1/3 ऑफ द टोटल क्वांटिटी 24 kgs विल बी
Q2, तो Q2 आ जाएगा 1/3 ऑफ 24 विच इज 8 kgs। तो इस आदमी ने, अरुण ने, दूसरी शॉप से 8 किलोस और फर्स्ट शॉप से 16 kgs परचेज किए हैं, राइट? दैट्स द करेक्ट आंसर। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे देखिए कि सेम काइंड ऑफ सिनारियो है। 30 liters ऑफ ऑयल वर परचेज्ड एट 100 rupees per liter and this was mixed with another variety costing 150 per liter। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो कॉस्ट प्राइसेस दे रखी हैं, 100 और 150। आगे बोला गया कि इस मिक्सचर को सेल किया गया एट 144 पर लीटर। तो आपको इमीडिएटली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो 144 है ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये एक्चुअली सेलिंग प्राइस है ना? और प्रॉब्लम में सेलिंग प्राइस के अलावा यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज भी दे रखा है विच इज 20%। तो पूछा ये गया है कि भाई दूसरी वैरायटी कितनी ऐड करी गई है अगर पहली वैरायटी 30 लीटर जानी गई है तो अब इस क्वेश्चन में ऑब्वियस बात है कि तीन प्राइस जरूर दिए हुए, तो पता है हमें कि एलिगेशन हमें लगाना है, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि जो रिजल्टेंट एवरेज कॉस्ट है वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए हम पहले स्टार्ट करेंगे सेलिंग प्राइस के साथ। तो सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है इस केस में 144 और हमें यह भी दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो दुकानदार बनाता है वो है 20%, है ना? तो अगर प्रॉफिट दिया गया है तो आई होप यू रिमेंबर द यूज ऑफ मल्टीप्लायर्स, कि अगर हम 20% प्रॉफिट बनाता है शॉपकीपर तो 20% प्राइस बढ़ा के बेचता है ना? विच मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो 120% होगी। 100 प्लस 20% ऐड कर देंगे 100% में, इंक्रीज का जो केस होता है, तो 120% ऑफ कॉस्ट विल बी द प्राइस दैट ही सेल्स एट, विच मीन्स 144, है ना? तो डायरेक्टली इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस विल बी सेलिंग प्राइस विच इज 144 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 120, और इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा 120, क्योंकि देखिए जीरो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 into 12 इज 144, तो इट बिकम्स, कॉस्ट प्राइस बिकम्स 120। तो अब जैसे हमने कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लिया है रिजल्टेंट मिक्सचर का, हम उसको एलिगेशन के मेथड में बिल्कुल बीचों बीच हम इसको डाल देंगे यहाँ पे, और फिर एलिगेशन को कंटिन्यू करेंगे। एलिगेशन में अगला स्टेप होगा कि हम सब्ट्रैक्ट करें, लेफ्ट एरो को सब्ट्रैक्ट करके हम राइट में लिखते हैं, फ्रंट माइनस बैक कर रहे हैं एरो के केस में, दूसरे केस में भी, दूसरे एरो के लिए भी फ्रंट माइनस बैक लेफ्ट साइड में लिख देंगे विच इज 30। तो रेशियो यहाँ पे बन के आ रही है 30:20, है ना? और ये होगी दोनों ऑयल के क्वांटिटीज का रेशियो, है ना? दोनों वैरायटीज के क्वांटिटी का रेशियो इज 3:2। बट हमें तो पहली क्वांटिटी दी हुई है 30, तो दूसरी क्वांटिटी हम इससे निकाल लेंगे, राइट? सो 30 अपॉन Q2 will be equal to 3/2, which means Q2 will then become equal to 20 liters। और इसके साथ हम इस प्रॉब्लम को भी एलिगेशन से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा इक्वेशन बना के भी ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बट उनमें टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और आगे भी इस मेथड पे प्रैक्टिस करना है। अगर आपको आगे और प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं करना है, आप लोग नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप साइन अप करने पे आपको खूब सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएगी इस टॉपिक पे, और बाकी के क्वांट की जो टॉपिक्स है उन सब पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस अवेलेबल है। और मोर इंपॉर्टेंटली हमारे टेस्ट सीरीज का पहला मॉक आपको फ्री में एक्सेस मिलेगा, और बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि हमारे जो टेस्ट सीरीज है वो बेस्ट है एज कंपेयर टू एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट। और इसका कारण ये है कि हम लोगों ने टेस्ट जो है बिल्कुल रिसर्च करके क्लैट के पैटर्न के बेसिस पे बिल्कुल क्लोज बाय बनाया है। बट नॉट ओनली दैट, हमने ये भी कोशिश करी है कि वाइल पैटर्न सिमिलर है हर साल, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है क्लैट में, तो थोड़े वेरिएशंस हमने हर सेक्शन में इधर उधर डाल के रखे हुए ताकि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो, है ना? तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी के अभी इस लिंक पे, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे आप क्लिक करें और साइन अप करें, और पूरे के पूरे फ्री मटेरियल का आप बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर आगे आप अपग्रेड भी करेंगे, राइट? थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।